नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनिचल यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आरआरबी पीओ मेंस हो या चाहे आईपीएस पीओ मेंस हो या चाहे कोई भी तरह का मेंस दोगे आप बैंक एग्जाम का, सभी में आपके काम आएंगे और प्लस इंटरव्यू में भी आपके काम आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और इस लेसन को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे और अच्छे समझोगे तो आपको बहुत काम आएगा ये आने वाले और भी अदर एग्जाम्स में। ओके, तो चलिए समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। पूरा डिटेल बताऊंगा, पूरा डीप बताऊंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको इंटरव्यू पूछ में पूछ ले कि हाँ फाइनेंशियल मार्केट के बारे में से कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आप ना बता पाओ। ठीक है, तो आप प्लीज वीडियो को स्किप मत करना और ध्यान से देखना लास्ट तक। तो फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, इसके बारे में क्या हमको जानना चाहिए, क्या एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे कि इसमें मार्केट को क्या कहते हैं, क्या डेफिनेशन होता है फाइनेंशियल मार्केट का। तो ये एक तरह का मार्केट होता है जिसमें कितने ट्रांजेक्शन होते हैं। ओके, और जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं वो उसी को बोलते हैं, हम लोग फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ। ओके, मैं लिख भी देता हूँ तो आपको एक तरह से नोट्स बनाने में काम आएगा। तो क्या होता है, इट इज अ मार्केट इन विच ऑल द फाइनेंशियल transaction happened ईडी होगा, हाँ, happened and or the organization business and all the business or and all the business it is a market it is a market in which all the financial transactions happen and all the organization business do and all the organization क्या होगा, do business। ठीक है, do business is called as फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, अब वो क्लियर है ये। तो फाइनेंशियल मार्केट आप समझ गए कि इट इज अ मार्केट इन विच ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैपेंड एंड ऑल द ऑर्गेनाइजेशन डू बिजनेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मार्केट। फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ले लो, एग्जांपल मान लो लोन्स लोन्स ले रहे हैं, वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आता है। मान लो डिपॉजिट्स ले रहे हो आप, ठीक है, वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आता है। शेयर ले रहे हो, वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आ रहा है। ओके, अकाउंट ओपन करा रहे हो, वो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। तो एफ एम मतलब फाइनेंशियल मार्केट आप समझ लें। ठीक है, तो क्या एफ एम मतलब फाइनेंशियल मार्केट हो गया। ठीक है, तो इसके दो तरह के होते हैं जैसे कि आपको बताया था अभी जस्ट। इसमें पहला कौन होता है, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि आपको अभी तक डर लग रहा होगा ना कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, ओके, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट जो होते हैं सारे क्लियर कर दूंगा मैं आज। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, बस ध्यान से देखते रहो। तो बिलीव रखो जो मैं बताऊंगा आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर ही करूंगा और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, और आपके लिए से 1 रुपये भी नहीं ले रहा हूँ इस चीज़ों के लिए, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। बस आप देखो, अच्छे समझो, हमको मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए। पैसे से कोई मतलब नहीं है कि आप कुछ पेड करो यहाँ पे, कुछ ऐसा तो मैं नहीं बोलता हूँ कभी किसी को। बट आप देखो किस तरह से हम इसको पढ़ा रहे हैं, किस तरह से आपको मैं समझा पा रहा हूँ अच्छे से, बस वही आपको देखना है और आपको अपने कंसेप्ट बिल्ड करना है। ठीक है, तो क्या होगा, नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। दूसरा क्या होता है आपका, टाइम होता है। दूसरा क्या हो गया, टाइम। ठीक है, अब नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होता है ये भी कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। इसके दो लेग हो गए, कौन कौन हो गए, पहले लोन हो गया, लोन। दूसरा कौन हो गया, इक्विटी हो गया। दूसरा क्या, इक्विटी हो गया। तो लोन जो होता है वो क्या होता है, डेब्ट मार्केट होता है। ठीक है, लोन में क्या होता है, वो
लोन में क्या होता है, डेब्ट मार्केट। लोन किसमें आएगा, डेब्ट मार्केट। ठीक है, इसके एग्जाम्पल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर्स। ठीक है, इक्विटी मतलब क्या होता है, ओनरशिप। ठीक है, क्या होता है, ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, इक्विटी मार्केट होता है। ओनरशिप वाला में क्या होता है, इक्विटी मार्केट होता है। ठीक है, इक्विटी मार्केट जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लो शेयर्स। ठीक है, इतना तो क्लियर हो चाहिए, ये दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, अब देखो टाइम में क्या हो जाता है, टाइम में आपका दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह डिवाइड होते हैं इसमें। पहला आता है एक लेस देन 365 डेज, लेस देन 365 डेज के लिए। ओके, और एक होता है ग्रेटर देन 365 डेज। क्या होता है, एक ग्रेटर देन 365 डेज। ठीक है, ग्रेटर देन 365 डेज। ठीक है, या इक्वल और ग्रेटर देन, इक्वल और ग्रेटर देन 63, चलो इसको ऐसे कर दो, 365 डेज। तो इसमें लिख दो ऐसे, इक्वल और ग्रेटर। ठीक है, इक्वल और ग्रेटर देन 365 डेज। मान लो 365 दिन से लेस रहेगा तो उसमें अलग होगा फिर मार्केट, और जो 365 दिन या 365 दिन से ज़्यादा होगा उसके लिए मार्केट का नाम अलग हो जाता है। ठीक है, तो 365 दिन से जो कम वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग मनी मार्केट। क्या बोलते हैं उसको, मनी मार्केट। ठीक है, और 365 दिन से या 365 दिन से ज़्यादा वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल मार्केट। क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कितना सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको कि आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपको कभी भी इंटरव्यू में, मेंस में कहीं कुछ इससे क्वेश्चन आएगा, आप डेफिनेटली करके आओगे, मुझे ऐसा उम्मीद है आपसे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि करके कि मनी मार्केट क्या होता है। ठीक है, और उसके आगे फिर देखें कैपिटल मार्केट क्या होता है। एक एक चीज़ को ऐसे कवर करते जाएंगे धीरे धीरे करके। मनी मार्केट भी जो होता है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड। एक होता है क्या होता है, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट, एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ठीक है, ऑर्गेनाइज में क्या होता है, विच है ऐसा सेक्टर जिसके पास कोई क्या होता है, एक सुपरवाइजरी बॉडी होता है या रेगुलेटरी बॉडी होता है। ठीक है, जो कि इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, ऐसा कोई बॉडी नहीं होता है जो कि इसको सुपरवाइजरी करे और ये मतलब कि रेगुलेट करे इसको। ठीक है, कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होता है। इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, which have regulatory or supervisory body to regulate, ये आर है। ठीक है, टू रेगुलेट द द मार्केट, टू रेगुलेट द मार्केट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंक हो गया, और क्या हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया। फिर आपका क्या हो गया, एनबीएफसी हो गया। ठीक है, जैसे आपका शेयर मार्केट हो गया। ठीक है, शेयर मार्केट हो गया तो उसको कौन करता है, शेयर मार्केट वाला सेबी करता है। ठीक है, इस तरह से बैंक को कौन करता है, आरबीआई करता है। इंश्योरेंस को कौन रेगुलेट करता है, ईडाई करता है। एनबीएफसी कौन करता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये सब सारी चीज़ों को कौन, एक रेगुलेटरी बॉडी जो है इसका ना। ओके, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है इसके बारे में जान लो आप। विच डू नॉट हैव रेगुलेटरी बॉडी और
आपका सुपरवाइजरी बॉडी, सुपरवाइजरी बॉडी टू रेगुलेट द मार्केट। सारे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये तो अब क्लियर हो गया। अब इसमें देख लो, जैसे जैसे मान लो कि एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि हुंडी जो होता है, ठीक है, या फिर मंडी, आप जानते हो, मंडी जानते हो, ठीक, मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पर कि आप हुंडीज ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो हुंडीज, या इसको लोकल मार्केट में क्या बोलते हैं, लोकल मार्केट जो होते हैं, ठीक है, इसको या तो मंडी बोलते हैं लोग, ठीक है, ऐसे समझ लो एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए आपको। फिर आपका हो गया जैसे शॉप हो गया, महाजन हो गया, ठीक है, साहूकार हो गया। ये लोग जो होते हैं, देखिए बता रहे हैं, मंडी में क्या करते हैं, मंडी में क्या होता है, कुछ ही मिलता है, मान लो साग सब्जी, भेड़ बकरी सब मिलता हो, ठीक है, तो उसमें प्राइस पे कोई किसी पर्सन के पास जाओगे, उससे पूछो कितने में है ये बकरी का दाम कितना है, तो वो बोलेगा कि 2,000 रुपये, किसी के पास जाओगे 2,500, किसी के पास 3,000। तो उसका कोई फिक्स नहीं है, कोई उसका रेगुलेटर नहीं है, कोई उसका रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। समझ गए बात को, क्लियर हो गया। तो ऐसे मार्केट जो होते हैं, ऐसे जो बॉडी होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ठीक है। जैसे शॉप्स हो गया, महाजन हो गया, साहूकार लोग क्या होते हैं, महाजन लोग, ये लोग का कोई रेगुलेटरी नहीं होता। ये लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा मतलब कि लेते भी है। जैसे कि मान लो किसी को पैसा जमा करना है, तो इसको वो ब्याज कितना देगा, कम ब्याज देगा महाजन लोग। यदि किसी को ये पैसा उधारी देगा, कर्ज में देगा, उस पर वो ज़्यादा ब्याज करेगा, ठीक है, उसका कोई रेगुलेटरी तो नहीं होता है, ठीक है, तो यही चीज़ कहना चाह रहे थे। ठीक है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो गया। और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसमें के ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडीज है, ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज मनी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। और ये हो जाता है हमारा एग्जाम्पल अनऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट का। जैसे शॉप हो गया, महाजन हो गया, साहूकार, ये लोग से जो लोन्स लेते हैं, कुछ लेते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा ब्याज चार्ज करते हैं, है ना, यही चीज़ है। तो चलिए अगला पोर्शन देखते हैं, अलग क्या है। तो मनी मार्केट क्या होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो हम बता देते हैं आपको यहाँ पे। वीडियो लंबी होगी, टेंशन नहीं लेना है, वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो पूरा पढ़ना है, हमको कवर करना है, क्योंकि जितना हो सकता है मनी मार्केट आज कवर करेंगे। कल फिर कैपिटल मार्केट अगला वीडियो में कैपिटल मार्केट में कवर कर दूंगा, ठीक है। तो मनी मार्केट क्योंकि जहाँ मेरा रिपीओ का मेन है, इसलिए मैं कवर करते जा रहा हूँ जल्दी जल्दी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें पहला जो होता है इंस्ट्रूमेंट, वो होता है हमारा टी बिल, ठीक है। दूसरा होता है क्या, सीएम बिल, उसको बोलते हैं हम लोग कैश मैनेज कैश मैनेजमेंट बिल। तीसरा होता है हमारा कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर। चौथा होता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। और पांचवा होता है हमारा CBL। यहाँ तक हम आज कवर करेंगे, CBLO तक, और उसके बाद ये सेशन को कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक, ओके। तो चलिए देखते हैं टी बिल। ये टी बिल क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप बहुत बार सुनते होंगे टी बिल, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टी बिल, ये सब हम बहुत ज़्यादा जानते भी होंगे, कितने लोग जानना चाहते भी होंगे, लेकिन एक तरह से प्रॉपर कंसेप्ट नहीं मिल पाता होगा। लेकिन ये सब कंसेप्ट मैं आपको इतना अच्छे से बता दूंगा ना कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये होता क्या, पहले ये जान लो आप। इट इज जी सिक्योरिटी, इट इज क्या है, ये जी सिक्योरिटी, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कलर सही लगा होगा पेन का, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं, या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। जो भी चीज़ नाम इसके सारे मैंने बता दिया, ठीक है।
it is it is issued बाय, किसके द्वारा होता है? ये आरबीआई के द्वारा होता है, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज इश्यूड फॉर कितने दिनों के लिए ये इश्यू होता है टी बिल? देख लो, ध्यान रखना आप ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टी बिल जो होता है इश्यू होता है आपका तीन 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 मतलब कि इसका कैटेगरी है, ठीक है। पहला इसका है 91 डेज के लिए होता है। दूसरा होता है आपका 182 डेज के लिए होता है। तीसरा होता है इसका कि ये 364 डेज के लिए होता है। क्यों 364 डेज के लिए होता है? जैसे कि हमें अभी पढ़ रहे हैं मनी मार्केट में क्या होता है, वो 364 डेज से मतलब कि 365 डेज लेस होना चाहिए, ओके। तो उसको बोलते हैं मनी मार्केट, आपको पता ही, आपने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा होगा, ओके। तो इसीलिए 364 डेज का मैक्सिमम पीरियड होता है। 91 डेज एक पहला होता है, या तो 182 डेज के लीजिए या 364 डेज के लिए, ठीक है, ओके। ये हमारा हो गया। अब देखिए ये जो इशू होता है 25,000 का वैल्यू होता है इसका, ठीक है। इट इज इश्यूड फॉर मिनिमम वैल्यू कितना होता है ऑफ 25,000 रुपीज। इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 25,000 रुपीज होता है, ठीक है। एंड 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 इट इज offered and it is offered at discount on the face value, ठीक है। फेस वैल्यू मतलब ये होता है इनिशियल वैल्यू, ये याद रखना। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है, इसको इनिशियल वैल्यू बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, फेस वैल्यू मैंने बोल दिया तो इसका मतलब समझ रहे यार चेहरे की कोई वैल्यू होती है क्या? चेहरे की तो बहुत वैल्यू होती है, बट कहने का एक टर्म है ना फेस वैल्यू। तो अब आपको कोई बोलेगा कि टीवी में फेस वैल्यू इसका इतना है, तो आप समझ जाओ कि इनिशियल वैल्यू इसका इतना है, ठीक है, ठीक है, ओके। इनिशियल वैल्यू जो होता है इसका 25,000 होता है, ठीक है, टीवी का। अब देखो इसमें क्या होता है कि 25,000 का क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू जोड़ बोलो, ओके। अब इसमें से 10% मान लो गवर्नमेंट ने क्या किया, 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है, 10% डिस्काउंट दे दिया। 25,000 का 10% डिस्काउंट कितना हो गया, 2500 हो गया। तो 2500 इसमें माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 22,500, ठीक है। तो 22,500 में आपने टीवी को परचेज किया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या होता है, इसमें कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इसमें वो आपको नहीं मिलेगा, 0% मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने 25,000 का जो टी बिल था वो आपने 22,500 में खरीदा था, आपको 2,500 का तो प्रॉफिट ऐसे ही हो रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। इतना तो क्लियर है आपको, ठीक है। अब होता होगा कि टी बिल का मोटो क्या है, इसका क्या मेन मकसद है, क्या मेन इसका ये है, एक तरह से उद्देश्य है कि इसको मतलब कि लाने के लिए, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है, स्पेशली क्या उद्देश्य है, तो इसका मेन जो मोटो है एक तरह से, इट्स मेन मोटो टू 91 to 364 डेज, 91 से 364 दिन के बीच जो होता है मनी सप्लाई को, क्या होता है ये मनी सप्लाई का जो प्रॉब्लम होता है उसको ये सॉल्व करता है, ठीक है। मनी सप्लाई प्रॉब्लम इट्स मेन मोटो टू सॉल्व 91 to 364 डेज मनी सप्लाई प्रॉब्लम, ओके, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व लिख दो, सॉल्व 91 to 364 डेज मनी सप्लाई प्रॉब्लम,
ओके, इसको सॉल्व करना होता है, इसका मेन मोटो यही है। ठीक है, इतना तो क्लियर उम्मीद करता हूँ आपसे। अब देखिए, इसी में होता है आपका जीरो कूपन बॉन्ड, इसी में आता है। ठीक है, अब वो क्या होता है वो बता देता हूँ। मान लो कि बॉन्ड है, बॉन्ड बॉन्ड है, क्या है इसका पहला, ये मान लो डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। पहला कंडीशन क्या है, डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो मान लो 25,000 का था, उस पर डिस्काउंट मिला 10% का, मान लो तो उसको कितना दिया, 22,500। दूसरा चीज क्या होता है, 0% इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट। यदि हम ये दोनों को ये कर दें, ए प्लस बी को बॉन्ड कर दें, प्लस बी जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, तो जीरो कूपन बॉन्ड में क्या क्या आ जाता है, डिस्काउंट होना चाहिए फेस वैल्यू पे और 0% इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब कोई पूछ देगा आपको कि जीरो, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीरो कूपन बॉन्ड एंड टी बिल, टी बिल और जीरो कूपन बॉन्ड के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपसे कोई पूछ दिया तो आप क्या बोलोगे। इंटरव्यू में बिल्कुल पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो आप कहोगे ऐसे करके समझा दोगे, कुछ भी चीज़ बताओगे, पूछेगा आपसे बता दोगे। तो आपसे पूछ लिया कि बताओ दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताओगे उस टाइम में। चलो मैं बता देता हूँ आपको, एग्जाम में आपको काम आ जाए। ठीक है, तो देखो इसका डिफरेंस के बारे में बता देता हूँ। डिफरेंस बिटवीन जीरो कूपन बॉन्ड एंड टी बिल। ठीक है, क्या डिफरेंस है तो देख लो, इसका क्या है, लिख देता हूं मैं, और जीरो कूपन बॉन्ड, ये बॉन्ड है। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड विच हैव विच हैव पॉइंट ए, जैसे उसमें मैंने बताया था पॉइंट ए प्लस पॉइंट बी। आप समझ गए होंगे पॉइंट ए क्या बोल रहा हूँ, कि फेस वैल्यू क्या होना चाहिए आपका, इनिशियल फेस वैल्यू कितना होना चाहिए, उस पर डिस्काउंट होना चाहिए। ठीक है, और 0% पे उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है, पॉइंट ए में क्या हो गया कि फेस वैल्यू पे डिस्काउंट मिलना चाहिए, पॉइंट बी में हो गया आपका कि उसमें 0% इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ओके, जीरो कूपन बॉन्ड विच है पॉइंट ए प्लस पॉइंट बी, जीरो, ओके, उसका दे दो कूपन जीरो कूपन बॉन्ड is issued by RBI for the time period of 91, 182 and 364 days। ठीक है, ओके। और जिसके पास, और देखो टी बिल क्या होता है, टी बिल में क्या होता है कि उसके में क्या होता है कि हैव, टी बिल में 25,000 का मिनिमम वैल्यू होता है। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू होता है हैव 25,000 मिनिमम वैल्यू कॉल्ड एज टी बिल। तो दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि जीरो कूपन बॉन्ड जो था उसमें क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि उसमें उसका फेस वैल्यू पे डिस्काउंट मिलना चाहिए उसको, और दूसरा चीज क्या होना चाहिए, उसको 0% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए उसको। ठीक है, उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। और दूसरा जो होता है टी बिल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें मिनिमम जो होता है वैल्यू उस बॉन्ड का, उसका 25,000 का होना चाहिए। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। ठीक है, तो आप देखो ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड जो है, गवर्नमेंट बॉन्ड, ठीक इसी को बोलते हैं, टी बिल को गवर्नमेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसका और भी नाम होते हैं, इज ऑल्सो नोन एज जी आई एल टी, गिल्ट,
एज, गिल्ट एज सिक्योरिटी। ठीक है, क्या बोलते इसको, क्या नाम होता है, गिल्ट एज सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये इसका नाम होता है। ये क्या होता है, हाईली रेटेड सिक्योरिटी होता है। ये क्या होता है, हाईली रेटेड सिक्योरिटी होता है, हाईली रेटेड सिक्योरिटी होता है। ठीक है, इतना दूर आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सारी चीज में जितने भी पॉइंट्स होते थे, जहां जहां से क्वेश्चन उठ सकता है, सारी चीज मैंने कवर कर। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखेंगे सीएमबी, मतलब कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसको हम देख लेते हैं। तो वो क्या हो गया, दूसरा पॉइंट है सीएमबी। ये क्या हो गया, जैसे हम जानते हैं सीएमबी मतलब कैश मैनेजमेंट बिल। कुछ नहीं है, सिंपल सा ये भी चीजें हैं। ये सब देखो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जैसे आप पजल्स सॉल्व करते हो, जैसे आप डीआई सॉल्व करते हो, उसमें आप क्या करते हो, एक एक चीज को समझते हो। वैसे ही इसको समझो आप अच्छे से, दिमाग में सेट करोगे काम आएगा, रिवीजन करोगे बार बार तो काम आएगा। यदि आप सिर्फ नोट्स बना के छोड़ दोगे और नहीं देखोगे दोबारा तो कोई काम नहीं आने वाला। ठीक है, टेंशन फ्री करके देखना है, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना दिमाग में। ठीक है, ये क्या होता है सीएमबी, वो बता देता हूँ। इट इज ऑल्सो अ, क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच मैनेज द मनी सप्लाई, which manage the money supply for government of India between 0 to 90 days। क्यों अब लिए थे, देखो जो मैंने कहा था टी बिल में 91 डेज उसमें स्टार्ट होता है, और सीएमबी में कहाँ से स्टार्ट, 0 से 90 डेज की। ठीक है, अब जीरो मतलब ये बोलोगे, जीरो मतलब कि 0 डेज होता है, होता है। ये 5 घंटे के लिए पैसे लिए, 10 10 घंटे के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा लिया, ठीक है, या तो उस चीज को बोलते हैं लोग 0 डेज में काउंट करते हैं। ठीक है, 24 आवर के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं इस टाइप के सिक्योरिटी वाले, ठीक है, सीएमबी वाले कैश मैनेजमेंट बिल जो होते हैं ये कोई लेते हैं, जीरो जीरो मतलब कि मान लो 24 आवर के अंदर लेते हैं। 24 आवर मतलब कि 11 आवर, 23 आवर्स, 23 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकेंड तक भी लेंगे, उसको कहते हैं हम लोग सीएमबी मारता है। ठीक है, क्योंकि 0 to 90 डेज के बीच में होता है। ओके, तो ये क्लियर है आपका। ठीक है, यदि इफ प्रॉब्लम मोर देन, अब मान लो ये सॉल्व नहीं हुआ, प्रॉब्लम बढ़ गया, ये प्रॉब्लम मोर देन 90 डेज, तो क्या होगा बताओ, तब क्या होगा, तब जाकर के टी बिल इशू किया जाता है। क्या किया जाता है, तब टी बिल इश्यू किया जाता है। ठीक है, क्लियर। यदि इतना काम नहीं चलेगा, इतना दिन में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ मनी सप्लाई का, तब हम क्या करते हैं, टी बिल को ये हम करते हैं, क्या करते हैं, इशू करते हैं। मतलब गवर्नमेंट इशू करते हैं, हम नहीं करते, गवर्नमेंट इशू करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या है, ये जो होता है सिमिलर टू, इट इज सिमिलर टू, सिमिलर टू टी बिल। ये क्या होता है, टी बिल के जैसा सिमिलर होता है। ठीक है, ओके, इट इज ऑल्सो ऑफर्ड ऑन, ये ऑन है, ठीक है, ये ऑन है लिखा हुआ, वो है ऑन डिस्काउंट ऑन फेस, ऑन फेस वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, क्या होता है 0%। ठीक है, इट इज सिमिलर टू टी बिल, इट इज ऑल्सो ऑफर्ड ऑन डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू प्लस इंटरेस्ट 0%। ठीक है, ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म, इट इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक, इतना तो क्लियर है। आगे हम देखते हैं आपका कॉमर्शियल पेपर के बारे में देखते हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं हम लोग, जैसे बताया था हमें ये कॉमर्शियल पेपर के बारे में जानेंगे। तो ये तीसरा नंबर जो है हमारा
ये कॉमर्शियल पेपर है, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर। आपको लग रहा है तो बहुत बोरिंग टाइप में हो रहा है ना, लेकिन क्या करें, ये ऐसा चीज़ ही है, यदि आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत मजा लगेगा। क्या करना, पढ़ना ही तो है ना। बोरिंग लगे लगे जो है, बट आप पढ़ो, समझो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं है, बस समझ लोगे आप, बहुत काम आएगा। ठीक है, ये क्या होता है, कमर्शियल पेपर क्या होता है, देख लो, इट इज एन अनसिक्योर्ड अनसिक्योर्ड इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल क्या होता है, सिक्योरिटी होता है। ये क्या होता है, कमर्शियल पेपर, इट इज एन अनसिक्योर्ड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज होता है, ठीक है। कहाँ यूज होता है या कैसे होता है, विच इज ऑफर्ड बाय विच इज ऑफर्ड बाय हाईली रेटेड हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम हाईली रेटेड के बारे में बताएंगे, बने रहिएगा आगे, ठीक है। हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ये हाईली रेटेड मतलब होता क्या है वो तो जान लो, है कि नहीं है। तो हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज it is to offered to either scheduled commercial bank or selected all India and selected all India क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू समझाऊंगा भी, ध्यान से बने रहिएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 लाख issued in multiple of 5 lakhs, ठीक है। द मिनिमम डेज कितना हो जाएगा, 7 डेज, ठीक है। और मैक्सिमम डेज कितना हो जाएगा, 364 डेज, ठीक है। एंड like a T-bill discount on face on है ये, ठीक है, ऑन है, ऑन फेस वैल्यू, ठीक है, विथ 0% इंटरेस्ट, 0% इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो, समझो बात को, मैं क्या करना चाहता हूँ। ये क्या है, इट इज अनसिक्योर्ड, कलर चेंज करो, समझा देता हूँ। तो क्या है, इट इज एन अनसिक्योर्ड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, ये क्या होता है, अनसिक्योर्ड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी होता है, विच इज ऑफर्ड बाय हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि ऑफर किया जाता है हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। एंड इट इज ऑफर टू अदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और सिलेक्टेड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 लाख इश्यूड इन मल्टीपल ऑफ 5 लाख, ठीक है। तो 5 लाख मिनिमम वैल्यू जो होता है 5 लाख का होता है, एंड इश्यू जो होता है ये, जैसे कि हम कहते हैं ना कि एटीएम से 500 के मल्टीपल में आप नोट निकालिए, तो ठीक उसी तरह इसमें जो इशू होता है अमाउंट वो
वो 5 लाख के किसमें होते हैं, 5 लाख के मल्टीपल में होते हैं। मान लो 5 लाख का इशू हुआ तो फिर 10 लाख का हो सकता है, फिर 15 लाख हो सकता है, 20 लाख हो सकता है, 25 लाख हो सकता है, 26 लाख का नहीं होगा, ठीक है। तो 5 लाख के मल्टीपल में ही होगा, ठीक है। कम से कम जो इसका वैल्यू होगा इशू करने में कॉमर्शियल पेपर में, वो 5 लाख का होगा। और यदि आगे किसी को और चाहिए तो 10 लाख का ले सकता है, 15 लाख का ले सकता है, 20 लाख का ले सकता है, 50 लाख का ले सकता है, ठीक है। तो 5 लाख के मल्टीपल में होना चाहिए। और ये जो होता है आपका मिनिमम डेज जो इसमें होता है वो 7 डेज के लिए ले सकते हो आप, और मैक्सिमम 364 डेज के लिए। और इसमें जस्ट लाइक टी बिल की तरह इसमें डिस्काउंट आपको मिलेगा फेस वैल्यू पे। ओके, और फेस वैल्यू पे डिस्काउंट मिलेगा तो इसमें क्या होगा, आपको 0% इंटरेस्ट मिलेगा। फिर डिस्काउंट तो आपको ऑलरेडी पहले मिल चुका है, यही होता है। अब एग्जाम्पल तौर पे आपको समझाऊंगा अभी, तो बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, मान लो कोई कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, ठीक है। उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, 5 लाख का लोन चाहिए। तो 5 लाख का लोन चाहिए, ठीक है। कितने दिन के लिए, 7 डेज के लिए। तो कौन प्रोवाइड करेगा लोन, पीएनबी करेगा, या फिर कोई भी और अदर बैंक, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब जितने भी है शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ये सारे इसको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस टाइप से होता है। अब देखो हाईली रेटेड में बोल रहा था, हाईली रेटेड मतलब क्या होता है वो देखो, हाईली हाईली रेटेड, ठीक है। तो देख लो इसमें क्या क्या होता है, 3 चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। पहला होता है नेटवर्थ जो होता है, इसमें ये जो कॉमर्शियल पेपर के बारे में बता रहा हूँ, हाईलाइटेड यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ लेना कि उसमें कंपनी का जो नेटवर्थ होगा वो 4 करोड़ से ज़्यादा होगा, ये याद रखना हमेशा। ये नहीं कोई को कंपनी गया जाकर के ले लिया लोन, नहीं, उसका नेटवर्थ जो होता है, टोटल नेटवर्थ उसका 4 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या है, उसका स्टैंडर्ड रेटिंग जो होता है वो आपका क्रेडिट एजेंसी के द्वारा होना चाहिए, सही बात, ठीक है, क्रेडिट एजेंसी के द्वारा। तो क्रेडिट एजेंसी में कौन कौन होते हैं वो बता देता हूँ। जैसे क्रिसिल होता है, सिविल होता है, इकरा होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फिच होता है। इस तरह से और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है। तो ये सब के द्वारा उसको एक स्टैंडर्ड रेटिंग मिला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, तीसरा चीज, लैंडिंग लिमिट एज पर बैंक होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होना चाहिए, आप ये याद रखना इसमें, जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे अभी है कि कोई इट इज एन अनसिक्योर्ड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी विच इज ऑफर्ड बाय हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशन। हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो गया, आप समझ गए बात को, कि जिसका नेटवर्थ 4 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और स्टैंडर्ड रेटिंग उसको मिलना चाहिए, किससे, क्रेडिट एजेंसी के द्वारा। तो क्रेडिट क्रेडिट एजेंसी के द्वारा। और क्रेडिट एजेंसी जो होता है कौन कौन है इसमें, क्रिसिल हो गया, सिबिल हो गया, इकरा हो गया, फिच हो गया, और भी जैसे कुछ होंगे और, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। जैसे केयर होता है, एक और होता है केयर होता है, ठीक है। तो केयर भी होता है, रेटिंग क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ये सब का आप देख लेना, क्रिसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, कि सिविल को है, जो भी है, क्रिसिल सॉरी हेडक्वार्टर बोलो, क्रिसिल के बारे में थोड़ा डिटेल देख लेना, इकरा के बारे में देख लेना, फिच के बारे में देख लेना। ये सब बहुत सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको रेटिंग स्टैंडर्ड मिलना चाहिए। और दूसरा क्या था, लेंडिंग लिमिट एज पर बैंक होना चाहिए। एक चीज़ और नोट कर लो आप, आरआरबी जो होते हैं, रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं, एंड लोकल एरिया बैंक नॉट डू नॉट इशू डू नॉट इशू क्या करते हैं, डू नॉट इशू कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल पेपर। आरआरबी और लोकल एरिया नेटवर्क बोल रहा हूँ मैं, लोकल एरिया जो ये होते बैंक होते हैं, जो मैंने बैंकिंग टाइप्स ऑफ बैंकिंग मैंने बताया था, ये सब सारी चीज़ें आप जाके एक बार देख लेना, ये वीडियो नहीं देखा है आपने। स्टैटिक बैंकिंग का जो सीरीज चल रहा है उसमें आप जाकर सर्च करोगे, 1 नंबर वीडियो से लेकर के स्टार्ट, तो देखो आपको सारे चीज सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ओके, तो आरआरबी लोकल एरिया बैंक जो होता है उसको उसको वो क्या करते हैं, वो इशू नहीं करता है कॉमर्शियल पेपर,
ये याद रखना, क्योंकि पूछ सकता है कोई इंटरव्यू में कि आरआरबी और लोकल एरिया बैंक जो होता है वो इशू करते हैं कॉमर्शियल पेपर को, तो आप बोल देना नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको पास वो अधिकार नहीं होता है। ओके। पब्लिक सेक्टर बैंक जो होता है, पब्लिक सेक्टर बैंक वो इशू कर सकता है, वो क्या कर सकता है, पब्लिक सेक्टर बैंक इशू कर सकता है कॉमर्शियल पेपर, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर। ओके, इतना तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या था हमारे पास, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, उसको कवर कर लेते हैं। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट हमारे पास वो क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो हुआ इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, इसके चलिए पहले हम लिख लेते हैं ये होता क्या है। डेफिनेशन वगैरह जो सब कुछ लिख देता हूँ, बता देता हूँ, उसको मैं अच्छे से समझा भी दूंगा, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज एन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी industrial securities that is offered by either a scheduled commercial bank or by selected all India finance कंपनी। देखो ये क्या होता है कि इंडिविजुअल सिक्योरिटी होता है, ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इट इज एन इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी दैट इज ऑफर्ड बाय आइदर अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और सिलेक्टेड ऑल इंडिया फाइनेंस कंपनी, ठीक है। इसमें क्या होता है, व्हेन डिपॉजिट आर डन बाय कंपनी, व्हेन डिपॉजिट्स आर डन बाय कंपनी या इंडिविजुअल्स, या अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर a minimum value of 1 lakh for a minimum value of 1 lakh issued in multiple of 1 lakh and offered at minimum है ये मिनिमम 7 डेज और मैक्सिमम कितना दिन के लिए 364 डेज, ओके। इट इज also offered discount on face value, ठीक है। तो देखो आप समझा देता हूँ अच्छे से। ये क्या होता है कि इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी होता है दैट इज ऑफर्ड बाय इट इज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी that is offered by either a scheduled commercial bank or by selected all India finance company, ठीक है। या तो कोई शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के द्वारा ऑफर किया जाए, ओके, या नहीं तो कोई सिलेक्टेड फाइनेंस कंपनी के द्वारा, ऑल इंडिया फाइनेंस कंपनी होता है उसके द्वारा। व्हेन डिपॉजिट्स आर डन बाय द कंपनी या इंडिविजुअल्स या अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए मिनिमम वैल्यू ऑफ रुपीज 1 लाख
इश्यूड इन मल्टीपल ऑफ 1 लाख, ठीक है, 1 लाख कम से कम वैल्यू होना चाहिए। ओके, और मल्टीपल किसका होना चाहिए, 1 लाख का। ये नहीं कि 1 लाख का मिनिमम वैल्यू है तो अब अगला जो हम बढ़ा के लेना चाहते हैं तो वो 1.5 लाख ले सकते, नहीं, आप 1 लाख लेंगे तो अगला 2 लाख ले सकते हैं, फिर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे करके 1 लाख का डिफरेंस होना चाहिए। तो 1 लाख के मल्टीपल में हम ले सकते हैं, ठीक है। कितने दिनों के लिए मिनिमम होता है, 7 डेज के लिए आप ले सकते हो, और या मैक्सिमम 364 डेज के लिए होता है। इसमें भी होता है इट ऑल्सो ऑफर डिस्काउंट ऑन फेस वैल्यू। इसमें भी क्या होता है, फेस वैल्यू पे डिस्काउंट मिलता है। उम्मीद करता हूँ फेस वैल्यू आपको पता ही चल गया होगा। फेस वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 1 लाख। 1 लाख पे कुछ डिस्काउंट मिलता होगा इस पे भी, है ना। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सर्टिफिकेट और डिपॉजिट होता है ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आगे देखिए, जैसे इसमें है कि मान लो कोई इंडिविजुअल मान लो, ओके, या कोई ऑर्गेनाइजेशन मान लो, या कोई कंपनी मान लो, ठीक है। वो क्या किया, देखो, वो क्या किया, डिपॉजिट डिपॉजिट किया, कितना, 7 डेज के लिए, ठीक है। कितना डिपॉजिट किया, 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, ठीक है। 1 लाख डिपॉजिट किया, ठीक है। कहाँ डिपॉजिट किया, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ओके, तो इसको क्या मिलेगा, एक सीडी मिलेगा। मतलब ये क्या होगा, सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है। सीडी मतलब सर्टिफिकेट डिपॉजिट मिलेगा, या तो इंडिविजुअल को मिलेगा, इंडिविजुअल जमा करेगा तो इंडिविजुअल को मिलेगा, और यदि कंपनी जमा करेगा तो कंपनी को मिलेगा। यही चीज़ है इसमें, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो चलिए अगला देखते हैं आपका सीबीएलओ। छोटा सी देख लेते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं इसको। 5वां पॉइंट जो है हमारा, वो है हमारा सीबीएलओ। सीबीएलओ, इसका मतलब ये होता है, याद कर लें, इसका फुल फॉर्म काम आएगा, सीबीएलओ। इसका मतलब ये होता है कोलेटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन, ठीक है। क्या होता है, कोलेटरलाइज्ड collateralized borrowing and lending obligation, ठीक है। ऑब्लिगेशन, ये क्या होता है, देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इट ऑफर्स बॉन्ड टू न्यू कंपनीज एंड दी बॉन्ड इज कॉल्ड एज सीबीएलओ। बता रहा हूँ क्या होता है, पहले लिख लें इसको। देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्लियरिंग, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम देख लो, सी सी आई एल। इसका फुल फॉर्म ये होता है, सी सी आई एल है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो हो गया क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो पूछ दिया कि सीसीआईएल का फुल फॉर्म क्या होता है बैंकिंग में, तो क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये क्या करता है, इट ऑफर्स बॉन्ड्स, इट ऑफर्स बॉन्ड्स टू न्यू कंपनीज एंड these bond is called as CBL। अब देखो होता क्या है, मान लो कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है,
नया नया खुला है, उसको चाहिए कि लोन चाहिए, ठीक है, उसको कुछ पैसे चाहिए, उसको कोई ज़रूरत है, उसको बड़े बड़े प्लेयर तो नहीं देगा, बोले भैया तुम्हारा क्रेडिट नहीं है, कोई क्रेडिट ही नहीं है तो तुमको क्यों देंगे, ठीक है। तो उस टाइम में ये जो होते हैं CCIL, उस टाइम ये इसको ऑफर करते हैं, बॉन्ड्स ऑफर करते हैं न्यू कंपनी को, और ये बॉन्ड को ही बोलते हैं हम CBL। इसका मतलब ये होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका ये कंपनी होता है, इंडिया का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, ये ऑफर करता है किसको, बॉन्ड ऑफर करता है किसको, न्यू कंपनी को, और ये बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग CBL, ठीक है। इतना ही था मनी मार्केट में। ओके, अब हम अगला सेशन में पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिए कैसा लगा ये सेशन आपके, और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर कीजिएगा जितना हो सके। अपने कोई ग्रुप होगा आपके तो उसको भी शेयर कीजिए कि और भी लोग तक पहुंच सके और उनका भी हेल्प हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।